नमस्कार, मैं अजीत और आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स। आजकल एक विवाद हिंदी भाषा को लेकर छिड़ा हुआ है, खास करके उस कंटेक्स्ट में जब दक्षिण भारतीय फिल्में हिंदी बेल्ट में जो है बहुत ही अच्छा कर रही हैं। तो सबसे पहले एक अभी कल जो ट्विटर पे एक विवाद हो गया कि अजय देवगन ने सुदीप एक एक्टर हैं तो उनको यह कह दिया कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, और अगर इतना ही मतलब उनका जो टोन था कहने का कि समस्या है तो फिर अपनी मातृभाषा की फिल्मों को आप हिंदी में डब करके क्यों रिलीज़ करते हो। इसके बाद उस व्यक्ति ने, सुदीप ने, जो एक्टर हैं, उन्होंने जवाब दिया कि मैं अगर कन्नड़ में लिखूंगा तो आप समझ नहीं पाओगे, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, अब पैन इंडिया फिल्में बन रही हैं, और इस तरह की बातें उन्होंने की। उसके बाद किसी ने सोनू सूद से भी पूछ दिया कि आपकी इस पे क्या राय है, तो उन्होंने बोला भारत की एक ही भाषा है। फिर मुझे लगा कि वो बोलेंगे कि प्रेम की भाषा, लेकिन उन्होंने प्रेम की भाषा नहीं कहा। इससे काफ़ी मुझे अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि भारत की एक ही भाषा है, वो है इंटरटेनमेंट, और आप अच्छा कंटेंट देंगे तो लोग उसे देखेंगे, वो चाहे किसी भी भाषा में उपलब्ध हो। अब ये जो डिबेट है, ये हिंदी का बनाम दक्षिण भारत, हिंदी बनाम दूसरी भाषा नहीं, हिंदी बनाम दक्षिण भारत, आप समझिए ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट टाइप का है, और ये दक्षिण भारतीय राजनीति में एक अहम अंग बनकर रही है। और वहाँ हिंदी भाषियों के प्रति घृणा उपजाने के लिए कई नेता, उन्होंने अपने पूरे के पूरे करियर जो है इसी तरह से हिंदी या उत्तर भारतीयों को लेके एक घृणा फैलाने को लेके, और लोगों के भीतर उस तरह की नकारात्मकता, उत्तर भारत के लोगों की, ये पानीपुरी वाले हैं तो ये जो है सड़क किनारे मजदूरी करता है, इस तरह से हिकारत भरी निगाह जो बोलते हैं, नीची दृष्टि से देखने, तो इस पे पूरा उनका पॉलिटिकल करियर बेस्ड रहा है। अभी ये चर्चा में तब आया जब पार्लियामेंट्री लैंग्वेज कमेटी है, उसकी एक मीटिंग थी, और उसमें अमित शाह ने हिंदी भाषा को लेके अपने बयान दिए कि इसको एक वाइडर एक्सेप्टेंस मिलनी चाहिए और हमारी कार्यालयी भाषा जो है वो होनी चाहिए। अब देखिए कि पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी जो है, उसमें उन्होंने जो कहा वो उस संदर्भ में था, और वो संदर्भ ऐसा क्यों है कि हिंदी को ये लोग क्यों इतना ज़्यादा जोर देते हैं। जो कहा जाता है कि ये लोग हिंदी इम्पोजिशन करना चाहते हैं, हिंदी थोपना चाहते हैं। अब आप बताइए मुझे कि क्या ये वाकई हिंदी कोई कल्चरल इंपीरियलिज्म का टूल है, सांस्कृतिक साम्राज्यवाद का कोई माध्यम है क्या हिंदी? अगर हिंदी है तो फिर अंग्रेज़ी क्या है, जिसको बहुत ही सहजता से सारे लोग, यही लोग जो हिंदी के विरोध में हैं, वो स्वीकारते हैं। अब इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, इंग्लिश एक कल्चर भी है, लेकिन हिंदी के साथ वैसी बात नहीं है। हिंदी एक भाषा है और उसकी ढेर सारी उपभाषाएं हैं, जिसको हिंदी के विशाल वटवृक्ष के नीचे जो है रख लिया जाता है। और हिंदी के बारे में मैंने कई बार यह कहा है कि हिंदी ऐसी माता है जिसके बच्चे पहले हुए थे, बाद में माँ आती है। ब्रज भाषा है, अवधी है, मगही है, मैथिली है, भोजपुरी है, राजस्थानी को ले लिया जाता है। इन सब को एक एमलगमेशन है, क्योंकि उनकी शब्दावली जो है हिंदी से बहुत मिलती जाती है, और हिंदी जो है एक बहुत ही वाइडर स्पेस में बोली जाती है। डेटा जब आप लेंगे तो लगभग 60 करोड़ लोग की हिंदी या तो फर्स्ट लैंग्वेज है, या सेकेंड है, या थर्ड है, मतलब अच्छे से बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, लिख सकते हैं इस भाषा में। 60 करोड़ लोग, जो लगभग मतलब 45% के लगभग में आता है। इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज कितने लोगों के आपको पता है? 0.02। उसको हम इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने को तैयार हैं, उसकी एक्सेप्टेंस है। अभी जिस मैं कल्चर की बात कर रहा था कि जब आप कह रहे हैं कि हिंदी इम्पोजिशन हो रहा है, तो इंग्लिश जब आया उससे क्या बदल गया तमिलनाडु में? तेलुगु भाषा जो थी उसका क्या नुकसान हो गया जब वो इंग्लिश को एक्सेप्ट करते हैं? साइन बोर्ड पे तो अंग्रेजी में है, उनके एक्टर इंग्लिश में बोलते हैं, उनके पॉलिटिशियंस इंग्लिश में बोलना चाहते हैं। तो क्या इंग्लिश के आने से, अंग्रेजी भाषा के आने से साउथ इंडिया में इंग्लिश कल्चर आ गया? नहीं। वस्तुतः अगर देखा जाए उस दृष्टिकोण से, तो दक्षिण भारत में जो उनका अपना
कल्चर है, उनकी अपनी संस्कृति है, पोशाक जो है वो मूलतः वो अपने पुराने रूप में अभी भी है। नॉर्थ वाले ज़्यादा इमिटेट करते हैं दूसरे लोगों को, वो अपना मतलब दुर्भाग्य से उसमें हम सब आते हैं। जो भी हिंदी आप लोग समझ रहे हैं, आप समझ जाएंगे कि मैं कहाँ पहुँचना चाह रहा हूँ, कि हम जो है अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजना चाहते हैं। हम अंग्रेज़ी भले ही नहीं आती हो ढंग से बोलना, लेकिन हम बोलना चाहते हैं, हम बोस्ट करते हैं, अपने CV में लिखते हैं प्रोफिशिएंट इन 2 लैंग्वेजेज या 3 लैंग्वेजेज जो भी है, और उसमें हम मैथिली नहीं लिखना चाहते, क्योंकि हमने अपनी भाषाओं को, अपनी मातृभाषाओं को हमने खुद ही उसको सेकेंड क्लास सिटीजन बना दिया है। हम खुद ही उसको दुत्कारने लगे, हम खुद ही उसको नेग्लेक्ट करने लगे। हम अपनी संस्कृति, अंग्रेजी भाषा ही नहीं, अंग्रेजी संस्कृति भी हम अपने जीवन में ला रहे हैं। आप मुझी को देखें, मैंने जीन्स पहना हुआ है, शर्ट पहना हुआ है। एक तरह से यह भी तो क्योंकि मेरे बिहार की यह वेशभूषा नहीं है। ठीक है कि आउट ऑफ कन्वीनियंस अब हम टी शर्ट और जीन्स जो है ये मेन स्ट्रीम हो गया है, लेकिन उस तरह से अगर देखा जाए, साउथ में वही आप इतना प्रभाव नहीं देखते हैं। तो जब अंग्रेजी, जिसकी अपनी एक संस्कृति भी है, पाश्चात्य संस्कृति उस भाषा के साथ, उसने साउथ इंडियन लोगों में अपना उस तरह का प्रभाव नहीं डाला, फिर हिंदी जिसकी अपनी कोई संस्कृति नहीं है, क्योंकि हिंदी जो है एक क्षेत्र विशेष की भाषा नहीं है जो एक तरह का खाना खाने वाले लोग, एक तरह का पहनावा पहनने वाले लोग बोलते हो। राजस्थानी का है, उनका अपना एक क्षेत्र है, मराठी का है, अपना एक क्षेत्र है, गुजराती का है, मैथिली बोलने वालों का है, भोजपुरी बोलने वालों का है। इन सब की भाषा के साथ संस्कृतियां जुड़ी हुई हैं, हिंदी के साथ नहीं है। फिर एक ऐसी भाषा जिसकी अपनी कोई संस्कृति, मतलब एक विशेष संस्कृति नहीं है, वो कैसे इनके पास चली जाएगी? तो इनका पूरा का पूरा हिंदी इम्पोजिशन हो जाएगा, बदल जाएगा, इनकी संस्कृति बर्बाद हो जाएगी। इसका मतलब है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ये लोग एक हवा बनाना चाह रहे हैं। हिंदी के ऊपर जब बात होती है तो उसका मूल उद्देश्य यह होता है कि यह सर्वग्राह्य है। मतलब आप वैसी भाषा में क्यों किसी को ट्रेन करना चाह रहे हैं पूरे देश को, जो कहीं 8% बोली जाती है तेलुगु मान लीजिए, कहीं 7% बोली जाती है तमिल मान लीजिए, कोई 2% है, कोई 11% है। हम वैसी भाषा क्यों न सबको सिखाएं जिसमें एक बड़े पॉपुलेशन को सिखाने के लिए हमें परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, हमें उतने ज़्यादा संसाधनों का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। इस कारण से हिंदी के बारे में कहते हैं, क्योंकि कश्मीर वाले भी हिंदी समझते हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी लोग तोड़ मरोड़ के हिंदी बोल लेते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट वालों ने अपना कल्चर त्याग दिया है। हमें इस दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा, तब हम समझ पाएंगे कि हिंदी भाषा को लेके जो ये पूरा बवाल कर रहे हैं उसकी जड़ में क्या है। ये डिबेट जो है ये पुराना है। ये मतलब मैंने बताया ना कि कई लोगों ने अपने पूरे करियर बनाए इस पे। और ये क्यों होता है ऐसा? अगर आप इस राजनीति को और इस विभाजन को, जो सांस्कृतिक विभाजन कह लीजिए, भाषाई विभाजन कह लीजिए, इसको अगर ये लोग जीवित नहीं रखेंगे तो एक थ्रेट जो है इनके लिए, राजनीतिक संकट जो है या खतरा बन के जो बीजेपी उभर रही है, क्योंकि साउथ में भी धीरे धीरे बीजेपी अपने सीटें जीतती जा रही है, तो ये अपने लोगों को एक कॉमन एनिमी जो चाहिए, इनको शत्रु चाहिए, वो क्रिएट नहीं कर पाएंगे, वो सामने दे नहीं पाएंगे कि हम क्यों इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध का इनका जो पूरा का पूरा आधार बिंदु है वो है भाजपा को किसी तरह से रोकना। और भाजपा को ये क्यों रोकना चाहते हैं? क्योंकि इनके 2 स्टालवर्ट पॉलिटिशियन जो थे, एक जयललिता हो गई और करुणानिधि, ये दोनों चले गए। उसके बाद YSR जो है वो अलग एक कांग्रेस से टूट के जगन मोहन रेड्डी बना दिया, KCR अभी नए हैं। तो इस पूरे क्षेत्र में अगर आप देखेंगे, और केरल में तो वामपंथियों की सरकार है और वामपंथियों की अब बस वही बचा हुआ है, बाकी जगह तो बर्बादी फैल गई है। इस पूरे परिदृश्य को अगर आप देखेंगे तो इनको अब डर लग रहा है कि इनकी जो राजनीति अभी तक रही है,
सब कुछ फ्री में बांटने वाली, हवा बनाने वाली कि ये गलत है, वो तुम्हें मारा है, इस तरह से अब इंफॉर्मेशन एज में वो धीरे धीरे क्षीण होती जा रही है। और इसी इंफॉर्मेशन एज के कारण जो बाकी जगहों पे भाजपा ने काम किए और भाजपा की केंद्र सरकार जो इन जगहों पे भी काम कर रही है, वो इनको दिख रहा है। इनको ये भी याद होगा ना कि स्टरलाइट का प्लांट जो है क्यों बंद करवा दिया गया। साउथ में कई जगह पे हिंदू धर्म के लोग थ्रेट में हैं। सबरीमला में हमने देखा ही। उसके बाद जो टीटीडी है उसमें पता चल रहा है कि हिंदू जो डोनेशन दे रहे हैं उसका मात्र 500 रुपया जा रहा है मंदिर को और 10,000 रुपया किसी क्रिश्चियन समूह को जा रहा है। 2 टिकट कट रहे हैं। इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो इनको लग रहा है कि भाजपा जो अलग अलग जगहों पे काम कर रही है, वो हिंदू लोग जो इनके प्रदेशों के हैं वो इसको देख रहे हैं और उनके पास एक विकल्प आता जा रहा है। इसलिए उन्हें एक शत्रु चाहिए जिस पे सारा का सारा दक्षिण भारतीय क्षेत्र जो है वो इकट्ठा हो जाए और कहे कि ना, हम हिंदी वाले को नहीं आने। ये हिंदी विरोध नहीं है। हिंदी तो ये लोग इधर आएंगे तो ये लोग पढ़ते हैं, ये लोग जानते हैं, फिल्में देखते हैं, उनको उतनी हिंदी आती है जो समझ लेंगे, जो भी थोड़ा सा पढ़ा लिखा लोग हैं। हाँ, सुदूर गांव में जाएंगे तो बंगाल के भी गांव में लोग हिंदी नहीं समझते, तमिलनाडु में भी गांव के लोग नहीं समझेंगे, लेकिन जो यूनिवर्सिटी लेवल तक एजुकेशन पाया वो समझता है, वो जानता है, वो कम से कम सुन के समझ जाएगा आपकी बातें। तो इनको एक उस तरह का शत्रु दिखाना था पूरी जनसंख्या को, ये हिंदी वाला है, ये तुम्हारी संस्कृति बर्बाद कर देगा, तुम्हें तबाह कर देगा। इस कारण से हुआ ये जो पूरा विवाद है। ये अचानक से अभी इसलिए भी आया है क्योंकि दक्षिण भारतीय फिल्मों को एक अभूतपूर्व सफलता मिल रही है और ख़ास करके बाहुबली फेनोमेनन जो होता है उसके बाद से। और उसकी जड़ में आप जाएंगे कि ये शुरू कहाँ से होता है, लोग इसे पसंद इतना अधिक क्यों करने लगे हैं। तो उसकी जड़ में आपको पता चलेगा कि पिछले 15 सालों से या शायद उससे अधिक 20 सालों से हम देख रहे हैं कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में सैटेलाइट टीवी पे साउथ इंडियन फिल्मों के डब वर्जन उनका हिंदी में आ रहा है। डॉन नंबर 1 आ रहा है, इंदिरा द टाइगर, मास, वन मैन आर्मी और इस तरह की ढेर सारी फिल्में आप देखेंगे कि पहले जिस पे वही घिसी पिटी बॉलीवुड की फिल्में घटिया वाली, वो चॉकलेटी हीरो वाली आ रहा है जिसका कोई मतलब नहीं है। वो फिल्में इसलिए चल गई क्योंकि कोई फिल्म और चल नहीं रही थी और एक स्टार कल्चर चल रहा था, तो लोग जो है कुछ भी देख लेते थे। अब लोगों के पास विकल्प है, OTT है, नेटफ्लिक्स है, अलग अलग तरह की चीज़ें। तो वहाँ से लोगों को पता चला कि नहीं, हमारे ही देश में इस तरह की भी फिल्में बन रही हैं। जो साउथ इंडियन फिल्मों का नेचर होता है वो थोड़ा लाउड होता है, मतलब मार धार भी होगा तो वो अलग लेवल का, हमारी तरफ सुपरफिशियल नहीं होगा कि मिथुन ने एक मुक्का मारा, 5 लोग हवा में नाच रहे, नहीं। साउथ इंडियन फिल्मों में है कि वो मारेगा, एग्जैजरेटेड होगा, लेकिन वो विश्वसनीय लगता है कि वो आदमी इतना क्रोधित है कि वो एक मुक्का मार देगा तो आदमी वो गिर जाएगा धम्म से। या उसकी सिनेमेटोग्राफी इतनी अच्छी से, फिल्म मेकिंग इतनी अच्छी होती है कि वो ह्यूमरस भी है और वो जो है उसका एक अलग लेवल पे अपील भी कर रहा है, वो कहानी को भी आगे ले जा रहा है, उसमें हंसी भी है और एक्शन भी है। और क्योंकि एक्शन कोरियोग्राफी अच्छी है, हमारे बॉलीवुड में स्टार्स को पैसे देने और नाच गाना करने के अलावा बहुत कुछ रहा नहीं पिछले 30 सालों में। यही कारण है कि साउथ इंडियन फिल्म्स जो है अब अच्छा कर रही हैं और अब वो हिंदी में फिल्में बना के पैन इंडिया बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि वो हिंदी की सेवा करना चाह रही हैं, इस तरह नहीं, वो एक प्योर बिजनेस सेंस है। अल्लू अर्जुन का एक इंटरव्यू था, उन्होंने बोला कि पुष्पा जो हम हिंदी में लाने से पहले मैं रिलक्टेंट था कि क्यों लाएं, लेकिन फिर उसने बोला कि यूट्यूब पे हमने देखा कि ये हमारी फिल्में हिंदी में डब है और 20-20 करोड़ व्यूज़ हैं, तो इसका मतलब है कि एक व्यूअरशिप है। और उसके बाद फिर ऑब्वियसली बाहुबली एक फेनोमेनन था जिसने 2000 करोड़ कमाई की है। तो इनके पास एक मानदंड था कि यहाँ पे हिंदी भाषी फिल्मों को हम अपने तरीके की कहानी अगर कहेंगे तो उसका एक मार्केट है, तो वो वहाँ पे पहुँचता है। और फिर पुष्पा आती है, RRR आती है और उसके बाद अभी KGF
2 आई हैं। तो ये सब ग्रैंड फिल्में आई हैं और वो बिजनेस भी ग्रैंड लेवल पे ही कर रही हैं। अब ये सक्सेस अभी क्यों आ रही है? मैंने आपको ये बताया कि 15 सालों से 20 सालों से इसकी पटकथा लिखी जा चुकी थी। 2 चीज़ें हैं इस पे कि दक्षिण भारतीय फिल्म, ऐसा नहीं है कि दक्षिण भारतीय फिल्में जितनी बन रही है सब ग्रेट है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसी साल को अगर देख लें, 4 महीने बीते हैं, सिर्फ 3 फिल्म आई है, 3, पुष्पा, RRR और ये KGF 2, 3 फिल्में आई 4 महीने में जो उस तरह की ओपनिंग के साथ है। बाकी कहाँ है साउथ इंडियन फिल्म? एक तेलुगु है, एक कन्नड़ है, 2 माफ़ कीजिएगा तेलुगु है। तो बाकी जो है इस पूरे इंडस्ट्री में साल भर में क्या और फिल्में आएंगी इसी तरह की ग्रैंड? नहीं। तो लॉ ऑफ एवरेजेस जो लगता है वो यही है कि बॉलीवुड में 1000 हिंदी फिल्में बन रही हैं, लेकिन पूरे साल में आप 3 फिल्म नहीं चुन सकते जिसे आप कहेंगे अच्छी है। बहुत अच्छी छोड़ दिए, अच्छी मतलब 1 से 10 तक अगर दें तो 6 नंबर पाने वाली फिल्म है। 3 फिल्म आप नाम नहीं बता पाएंगे हर साल की अगर मैं बात करूंगा पिछले 10 साल में जो सिनेमेटोग्राफी के बल पे अच्छी हो। 300 करोड़ कमाने वाली की बात नहीं कर रहा हूँ, जिसमें स्टोरी हो, जिसकी फिल्म मेकिंग अच्छी हो, जिसका निर्देशन अच्छा हो, नहीं मिलेगा आपको। लेकिन हाँ, साउथ में क्या है कि वो लोग छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो लोग हर काम स्क्रिप्ट पे मेहनत करते हैं, फिल्म मेकिंग उनकी अच्छी होती है, उनके स्पेशल इफ़ेक्ट्स देखिए, उस पर मेहनत, उस पर बहुत पैसा वो खर्चा करते हैं। जब आप निवेश करोगे कला पर या कला से संबंधित क्षेत्रों पर, तभी आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में मिलेगा, तभी आप ज़्यादा पैसा भी कमाएंगे। तो साउथ इंडियन फिल्में वही कर रही हैं और हिंदी वाले वो नहीं कर रहे हैं। तो 15-20 साल में वही हुआ कि हिंदी वालों का अगर स्तर ये था तो वो नीचे गिर रहा था और साउथ इंडियन का स्तर ये था तो वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो ये गैप अभी आपको और भी अधिक होता दिख रहा है। यहाँ पे जो है स्टार पावर भी है। जिन लोगों को हिंदी भाषी लोग सब जानते हैं, रामचरण तेजा है, रवि तेजा है, जूनियर NTR है, अल्लू अर्जुन हो गए, चिरंजीवी हो गए, ये लोग जो है, पवन कल्याण हो गए, इन लोगों की हिंदी बेल्ट में बहुत तगड़ी फैन फॉलोइंग है और यही स्टार पावर इन ग्रैंड फिल्मों में भी आ रहा है जो कि दूसरे भाषाओं में बन रही, हिंदी में डब हो रही है। लेकिन हाँ, ये स्टार पावर हमारे सलमान खान वाले और शाहरुख खान वाले स्टार पावर से बिल्कुल अलग है। हमारा बॉलीवुड का स्टार पावर क्या है कि हीरो स्क्रिप्ट में चेंजेस कर रहा है, हीरो यह तय कर रहा है कि ये हीरोइन आएगी, उसका कोई स्क्रीन टेस्ट नहीं लेना है, वो उस रोल में फिट है कि नहीं कोई मतलब नहीं, मुझे चाहिए तो वो मिल जाएगी उनको। उन्होंने बोला सलमान भाई ने कटरीना चाहिए, हो जाएगा, इनको फलानी हीरोइन चाहिए, वो मिल जाएगा। ये दोनों की केमिस्ट्री जो है अच्छी है बाहर में, तो इनको फिल्मों में भी ले लो, भले उसका कैरेक्टर से कोई लेना देना नहीं। इन सब चीज़ों पे कोई मेहनत करने को तैयार नहीं है। साउथ में होता है कि नहीं, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो तो रहो, तुम्हें हम फिल्म में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और उस तरह के चरित्र में हम नहीं कास्ट कर सकते, क्योंकि वो उससे फिल्म का पर्पस सॉल्व नहीं होता है। और हिंदी में जो स्टार सिस्टम का फेलियर रहा है वो उनके घटिया एक्टिंग और घटिया स्क्रिप्ट की वजह से ही नहीं रहा है। उनके डिक्लाइन का एक बहुत बड़ा कारण उनकी अपनी विचारधारा है, जो इनहेरेंटली उनके भीतर ये हिंदू घृणा अंतर्निहित थी। और लोग अब, आप चाहे कुछ भी बना के शाहरुख खान ले आए, फ्लॉप ही करेगी, क्योंकि लोग देखना नहीं चाहते उसको। ऐसा नहीं है कि वो मतलब अच्छी फिल्म बनाएगा तो लोग देखने, नहीं, अब लोग समझ गए हैं कि ये बिजनेस करने वाले, ये धंधेबाज लोग हैं। अक्षय कुमार बड़ा देशभक्त बना फिरता है, लेकिन जो ही वो एक गलत काम करता है लोग उस पर चढ़ जाते हैं और तब ये लोग बोलते हैं। अजय देवगन आज हिंदी के बारे में क्यों बोल रहा है अचानक से? क्योंकि उसकी फिल्म आई हुई है, उसको ऐसा कोई इस भाषा से बहुत ज़्यादा प्रेम नहीं है। ठीक है, वो बाकियों से बेटर
एक्टर है, उसने कुछ अच्छी फिल्में की हैं, लेकिन फिर भी आप उस संदर्भ में देखेंगे कि ये आज क्यों बोल रहा है हिंदी के ऊपर, अचानक से इनको प्रेम क्यों हो गया? क्योंकि विमल गुटखा वाले कांड में इन पे भी थू हो रही है और इनको डर लग रहा है कि तानाजी जैसी फिल्मों से जो इन्होंने एक अच्छा कैपिटल अपने लिए क्रिएट किया, एक व्यूअरशिप क्रिएट की, जो इनकी छवि बनी थी, वो अचानक से अब धूमिल हो रही है। तब ये आ रहे हैं, वो हिंदी का झंडा लेके कूद रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा एक व्यावसायिक तौर पे है, ये पूरा का पूरा एक बिजनेस है। जो लोग विचारधारा कारण मतलब उल्टी सीधी बातें हिंदुओं को, हिंदी को, अपनी फिल्मों में हिंदू सिंबल जो है, प्रतीक है, उनको जो डेसिक्रेट करते हैं, उनको गलत तरह से दिखाते हैं, वो सब अब झेल रहे हैं कि क्या है। अब मैं कुछ समाधान सुझाना चाहूँगा इस भाषाई डिबेट को लेके कि ये मानकर चलिए कि अभी की जो सिचुएशन है, चाहे पॉलिटिकल हो या फिर पॉपुलर कल्चर जिसको बोलते हैं, जिसमें सिनेमा हो गया, आर्ट फॉर्म हो गया, ये सब हो गया, उसमें दक्षिण भारत में हिंदी की स्वीकार्यता नहीं है। ये आप मान के चलिए। एक बड़े हिस्से में इन्होंने हिंदी भाषियों के प्रति घृणा और भेदभाव उत्पन्न कर दिया है और वो प्रदर्शित होती है। वो पानीपुरी वाले उसको कहेंगे, मजदूर कहेंगे, इस तरह की चीज़ें। उनको लगता है कि ये लोग बाहर से आके बेंगलोर में आते हैं, काम कर रहे हैं, वो हमारा जॉब खा रहे हैं। तो एक पूरा इन्होंने सफलता पा ली है। इनके जो भी लोग थे, इनके नेता, उन्होंने अपना जो इनका एक क्रिएट करना था, एक हेटरेड का एनवायरनमेंट, दैट हैज़ बीन क्रिएटेड प्रॉपरली। अब हम क्या कर सकते हैं? उसके कुछ सबसे मतलब मूलभूत चीज़ें हैं कि वो हिंदी को एम्ब्रेस नहीं कर रहे हैं, आप साउथ को एम्ब्रेस करो। हमारे जितने मंदिर हैं बड़े बड़े जो भव्य हैं, बचे हुए, अब साउथ में ही हैं बचे हुए, क्योंकि मुगल वहाँ तक नहीं पहुँचे। आपको वहाँ तक पहुँचना है, घूमने जाना है, तो आपको वहाँ की भाषा आनी चाहिए। अगर वो लोग बिल्कुल ही हमें अपना नहीं मानते हैं, हम उन्हें अपना मानते हैं, हमें सीखना आरंभ करना चाहिए। अगर हम अपने स्कूलों में जो 3 लैंग्वेज फार्मूला था, आप सोचिए कि यहाँ पे केंद्रीय विद्यालयों में जर्मन पढ़ाई जा रही थी और हम जो है तमिल मुझे क्यों नहीं पढ़ाया गया, मुझे कन्नड़ क्यों नहीं पढ़ाया गया, मुझे असमिया क्यों नहीं पढ़ाया गया, उड़िया क्यों नहीं पढ़ाया गया, मराठी क्यों नहीं जानता मैं, हमारे स्कूल में ये ऑप्शन क्यों नहीं थे? इसका कुछ तो कारण रहा होगा। क्या हम प्राथमिक विद्यालयों में इस तरह की चीज़ें हम इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते? हमें अपने सरकारी स्तर पे, हम चाहते हैं इसमें सारे ही हिंदी बेल्ट के जितने भी नेता हैं वो कहते हैं कि नहीं हिंदी होना चाहिए, हिंदी होना चाहिए। भाई आप आरंभ कीजिए, साइन बोर्ड्स जितने हैं आपके बढ़िया बढ़िया जो भी पर्यटन स्थल है, सारे साइन बोर्ड में आप सारी भाषाओं में लिखिए। ये भैरव मंदिर है तो उसको कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मणिपुरी, असमिया, उड़िया, मराठी हर भाषा में लिखिए, इंग्लिश सबसे नीचे रखिए। क्या हो जाएगा? साइज बड़ा हो जाएगा आपके साइन बोर्ड का, हो जाने दीजिए। या फिर 5-5 भाषाओं में 5 साइन बोर्ड आप लगा दीजिए, थोड़ी थोड़ी दूरी के बाद। लोगों को उपलब्ध करवाए जो ब्रोशर्स होते हैं, जो पर्यटन विभाग जो है, आप सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी मत छापिए, 18 भाषा जितनी स्वीकृत भाषाएं हैं, जितने में आप कर सकते हैं, सब में वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे होनी चाहिए पर्यटन स्थलों पे। यू मेक देम फील वांटेड, उनको खुद अच्छा लगे कि हाँ हम आए हैं तो हम पे कुछ थोपा नहीं जा रहा है मेरे भाषा में। क्योंकि काशी जैसे है वो किसी एक प्रदेश की या किसी एक क्षेत्र विशेष की, एक राज्य की धरोहर नहीं है, वो पूरे ह्यूमैनिटी की और पूरे हिंदू सनातन सभ्यता की धरोहर है। वहाँ पे हम तमिल में क्यों नहीं लिख रहे हैं भाई? आप कम से कम लिखना शुरू कीजिए, ब्रोशर्स डालना शुरू कीजिए, तब जाकर ही वो लोग सोचना आरंभ करेंगे। क्योंकि वो आएंगे, वहाँ आएंगे, वीडियो बनाएंगे, यहाँ से वापस जाएंगे तो आपके बारे में अच्छी बातें कहेंगे कि नहीं देखो यार वहाँ पे हम गए थे, वहाँ पे तो 18 भाषा में साइन बोर्ड है, वहाँ के छोटे बच्चे तो तमिल जानते हैं, वहाँ के स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है। उनको ये भी लगने लगेगा कि ये तमिल और कन्नड़ पढ़ रहे हैं तो हमारी नौकरी लेंगे। तो हो सकता है कि वो इसी बहाने कहें कि हम भी हिंदी सीखेंगे, हम भी उनकी नौकरी लेंगे, उन इलाकों में जाके हम नौकरी करेंगे। ये तो करना हमें आरंभ करना ही होगा।
करिकुलम में डीप इंटीग्रेशन होना चाहिए इसका। जितने भी सरकारी प्राथमिक विद्यालय हैं और स्टेट गवर्नमेंट्स को चाहिए कि वो प्राइवेट स्कूलों को भी रेगुलेट करें, और उसमें ये विकल्प होना चाहिए बच्चों के पास कि वो अलग अलग भाषाएं सीख सकें। 2-3 भाषा तो आप बच्चों को सिखा ही दो जो सिमिलर होते हैं, क्षेत्र में बांट दो। उसको नॉर्थ ईस्ट की एक भाषा आनी चाहिए, उसको वेस्ट में अगर मान लीजिए कि गुजराती है, राजस्थानी है, मराठी है, उसमें से कोई भाषा सिखा दो, और साउथ में से एक भाषा सिखा दो, ताकि वो कम से कम इन जगहों पे जाए तो एलियनेटेड फील ना करें। और सिर्फ भाषा ही मत सिखाओ, आप इन बच्चों से स्कूलों में नाटक का मंचन करवाइए, कविता पाठ करवाइए उन्हीं भाषाओं में, उसको इंटीग्रेट कीजिए, उसको दिखाइए, उसको प्रदर्शित कीजिए और ऑनलाइन दिखाइए। पता चले ना कि उत्तर प्रदेश के एक गांव में जो है तमिल में रामायण हो रहा है, वहाँ पे जो है मान लीजिए कि उनका जो ट्रेडिशनल थिएटर है, यक्षगान हो गया, अंकिया नाट हो गया, भावना हो गया, भान पातेर हो गया, तो आप ये सारी जो आर्ट फॉर्म्स हैं उसको रेप्लिकेट करना आरंभ कीजिए। उनको समझाइए कि हम इम्ब्रेस कर रहे हैं, ये हमारा है। तमिलनाडु का कल्चर सिर्फ तमिलनाडु का नहीं, पूरे भारत का है। ये जब तक आप और ये छोटे छोटे बच्चों में अगर आप डालेंगे तो वो एक कल्चर का आरंभ होता है, एक संस्कृति का जो इंटीग्रेशन होता है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। वो जब आगे बढ़ेगा तभी लोग आपको भी स्वीकारने का प्रयास करेंगे। अगर वो एक कदम भी चलने को तैयार नहीं है, तुम 100 कदम लो। आपके जो तरफ के सिनेमा है, आपके जो किताबों के पात्र हैं, थोड़ा रिसर्च कीजिए, इन जगहों पे जाइए, और आपके फिल्म मेकिंग में आपके जो भी वेब सीरीज या इस तरह के हिंदी भाषी लोग जो भी बना रहे, उसमें इन इलाकों के, इन क्षेत्रों के, इन संस्कृतियों के पात्र को आप इंटीग्रेट करने की कोशिश कीजिए और उनको सकारात्मक तरीके से दिखाइए। ऐसा नहीं है कि हम वही वो अग्निपथ फिल्म में था ना कि मिथुन जो है नारियल पानी बेच रहा है, तो वो एक तरीके से स्टीरियोटाइपिंग नेगेटिव नहीं होना चाहिए, स्टीरियोटाइपिंग पॉजिटिव होना चाहिए। आप तमिलनाडु का पुजारी दिखाइए और वो कुछ अच्छा कर रहा हो, आप एक कन्नड़ व्यक्ति को दिखाइए जो अच्छा कर रहा हो, शिक्षक का हो सकता है। मतलब इसमें जो है आपके पास विविध विकल्प उपलब्ध हैं कि आप उनको ये फील करवाइए कि हम चाहते हैं कि हम तुम्हारे कल्चर का हिस्सा बनना चाहते हैं, हम तुम्हें जानना चाहते हैं, हम तुम्हें समझना चाहते हैं। लेकिन ये नेता लोग जो हैं वो नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो, क्योंकि उनके वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। नेता लोग आपको अनंत काल तक के लिए इस जनता को डिसीव नहीं कर सकते। ये हमेशा जो है ये मूर्ख नहीं बनाएंगे कि हिंदी तुम पे थोपा जा रहा है। क्यों भाई? क्योंकि साइन बोर्ड पे अब तमिल के साथ हिंदी में भी और इंग्लिश में भी लिखा जा रहा है। इससे कौन सा कल्चर तुम्हारा छिन जाएगा यार? ये आम लोग जब समझने लगेंगे तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे हमारी पॉजिटिविटी, जो उत्तर भारत की पॉजिटिविटी है, जो हिंदी बोलने वालों की सकारात्मकता है, उनकी जो ऊर्जा है, जो हमने ग्रहण किया है दक्षिण भारतीय परंपराओं को, संस्कृतियों को, तो ये इट विल रब इट ऑफ। ये उन तक भी पहुंचेगा, हमारी ऊर्जा वहां तक भी पहुंचेगी और लोग स्वीकारना आरंभ करेंगे। अंत में बस यही कहूंगा कि जब कोई विदेशी व्यक्ति या जिसका नेटिव टंग हमारी हिंदी नहीं है, वो जब आपको भैया बोलता है, कुछ पूछता है आपसे, कोई अंग्रेज आपको नमस्ते बोलता है, हम उसके उच्चारण पे नहीं जाते हैं, हम उसके व्याकरण पे नहीं जाते हैं। हम एक हिंदी भाषी होने के तौर पे अत्यंत ही आह्लादित होते हैं कि सामने वाला कोई व्यक्ति हमारी भाषा में अभिवादन कर रहा है, हमसे कुछ जानने की कोशिश कर रहा है। और यही बात आप दक्षिण भारत में जाएंगे और अन्ना सिर्फ बोल देंगे तो उन्हें लगता है कि ये विलिंग है, ये हमारे कल्चर को एक्सेप्ट करना चाह रहा है, स्वीकार करना चाह रहा है। सिर्फ एक शब्द, 2-4 टूटे फूटे फ्रेज आप अगर जान समझ सकते हैं, उनसे उन लोगों में, एक सामान्य जनता में, जो कि हमेशा नेताओं के घृणास्पद बयानों से प्रभावित नहीं होता है,
वो देखिए आपका किस तरह से स्वागत करेगा, आपसे किस तरह से मुस्कुरा के बात करेगा। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि स्वीकार्यता तभी आएगी जब आप उन्हें स्वीकारेंगे। हम हिंदी को राष्ट्रव्यापी तब ही बना पाएंगे जब तमिल भी राष्ट्रव्यापी होगा, जब हम वहाँ के लोगों को दिखाएं कि हम तुम्हारा कल्चर, संस्कृति, भाषा सब सीखना चाहते हैं और हम नहीं मान रहे कि तुम कुछ इम्पोज कर रहे हो। और इन्हीं क्षेत्रीय पार्टियों को एक दिन बाहर दूसरे राज्यों में भी चुनाव लड़ने की आकांक्षा जगेगी। हम नहीं चाहते हैं कोई एक पार्टी ही डोमिनेट करे, हम चाहते हैं हमारे पास विकल्प उपलब्ध हो। तो आने दीजिए इन लोगों को। तो ये लोग तब तक फिर ये एजेंडा नहीं चला पाएंगे, क्योंकि उनको हिंदी भाषी प्रदेशों में भी चुनाव लड़ना है। ये पूरा एक प्रोसेस है और जो मैंने समाधान सुझाए हैं वो हिंदी भाषी प्रदेश के नेताओं को, उनके मुख्यमंत्रियों को, उनको इस स्तर पे काम करना होगा कि बचपन से बच्चों को सिखाए ना, 3 नहीं 4 लैंग्वेज आप सिखाइए, धीरे धीरे सिखाइए आप। वो कम से कम 2 लैंग्वेज तो अच्छे से सीख जाएगा और उसके बाद ही कुछ सकारात्मक बदलाव आएंगे। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आधे लोग जो देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। मेरी आशा है कि सब्सक्राइब कीजिए, लोगों से करवाइए। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।